Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिब फ्रैक्चर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रिब्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि रिब्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, जैसे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। फिर हमने देखा कि रिब्स को टिपिकल और एटिपिकल टाइप्स में भी क्लासिफाई किया गया। टिपिकल वो रिब्स होते हैं जिनके एक जनरलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। अटिपिकल वो रिब्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन होता है। फिर हमने देखा फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर की बोन कंटिन्यूटी में अगर कोई भी ब्रेक होता है या बोन किसी भी एंगल से ब्रेक होती है, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। फिर हमने कई तरह के फ्रैक्चर्स के बारे में भी बात किया कि फ्रैक्चर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। हमने एवोल्यूशन फ्रैक्चर के बारे में बात किया, हमने कम्युनिटेड फ्रैक्चर के बारे में बात किया, हमने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में बात किया, और ऐसे हमने स्पाइरल के बारे में बात किया। फिर हमने बात किया रिब फ्रैक्चर के बारे में, जिसमें रिब का फ्रैक्चर हो जाता है जब भी कोई बहुत ही हाई स्ट्रेस पड़ता है हमारे थोरैसिक कैविटी में। और फोर्थ रिब से टेंथ रिब ऐसी रिब्स होती है जो सबसे ज्यादा प्रोन होती है फ्रैक्चर। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया कि साइन एंड सिम्टम्स में पेन होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, कई बार पंक्चर भी हो जाता है लंग्स को रिब फ्रैक्चर के बारे में। अगर 3 से ज्यादा रिब्स फ्रैक्चर हो रही है तो हम उसे फिलाइल चेस्ट कहते हैं। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ रिब फ्रैक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिब फ्रैक्चर। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई बोनी पार्ट का हम डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। जब एक्सरे होता है तो हम इस एक्सरे में देख सकते हैं कि हमें कुछ रिब्स में माइन्यूट से फ्रैक्चर या ब्रेकिंग देखने को मिल रही है, जिससे ये क्लासिफाई किया जा सकता है या ये डायग्नोस किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को रिब फ्रैक्चर हुआ है। ये एक इम्प्रेशन है एमआरआई का, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रिब के फ्रैक्चर्स को इंडिकेट किया गया है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी कोई फ्रैक्चर की बात करते हैं ट्रीटमेंट से, तो हम हमेशा 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही बेसिकली रिब फ्रैक्चर कई बार क्योर हो सकता है, और सर्जिकल प्रोसेस बहुत ही कम जरूरी पड़ते। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक बेल्ट, थोरैसिक बेल्ट लगाया जाता है, जिसमें एक स्ट्रैप होता है, शोल्डर से अटैच रहता है, एक ब्रीदेबल मटेरियल से बना होता है जिसमें एयर फ्लो और इन एंड आउट हो सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल होता है, उससे पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ये स्ट्रैप इसलिए दिया जाता है सो दैट रिब्स को की पोजीशंस को इंटेक्ट रखा जाए, उनको
उस फ्रैक्चर को आगे प्रोग्रेस होने से रोका जा सके। कई बार रिब फ्रैक्चर के पेशेंट को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, चाहे उसे अपने घर से हॉस्पिटल जाना हो या डॉक्टर की क्लिनिक में जाना हो। ऐसे समय में ये बेल्ट उसको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर रोड सही नहीं है, ड्राइविंग सही नहीं है, तो ऐसे में झटके लग सकते हैं और इन झटकों से ये फ्रैक्चर आगे बढ़ सकता है। तब पेशेंट को ऐसे बेल्ट यूज करने चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में जब भी बात होती है पेन की, तो हमेशा एनाल्जेसिक्स दिया जाता है जो पेन रिड्यूस कर देते हैं। एनसेड्स दिया जाता है उस एरिया के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अगर रिब फ्रैक्चर ज्यादा है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी है, यानी रेस्पिरेशन में दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखा जा सकता है, जिससे उसे सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सकता है। वेंटिलेशन के समय जो सिक्रीशंस हैं वो ह्यूमिडिफायर से लूज किए जाते हैं और स्पूटम क्लियरेंस टेक्निक यूज की जाती है। स्पूटम क्लियरिंग के लिए कफिंग यूज करवा सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऐसे केस में पेशेंट मैनुअली सक्शनिंग भी किया जा सकता है पेशेंट की। नेबुलाइजेशन भी बहुत हेल्प करता है स्पूटम को लूजन यानी सिक्रीशंस को लूजन करने में। और जब भी सिक्रीशंस को लूज करने की बात आती है तो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और बट ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना कोऑपरेट कर रहा है। जब हम रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी की बात करते हैं स्पूटम क्लियरेंस में या सिक्रीशन क्लियरेंस में, तो हमें परकशन या पोस्चरल ड्रेनेज एंड पोजीशनिंग, इन तीनों चीजों से होके गुजरना पड़ता है। परकशन में फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट के लंग्स के अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब में क्लैपिंग करते हैं या परकस करते हैं। पर ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की परकशन बेयर बॉडी में ना हो। हमेशा परकशन बहुत ही माइन्यूट हो और उस स्पेसिफिक रिब में ना हो जिस रिब में फ्रैक्चर हुआ है, उसके आसपास की एरिया या लोब्स में हो सकता है। क्योंकि अगर क्लैपिंग करते समय परकशन ज्यादा इंटेंस हो गया तो रिब फ्रैक्चर बढ़ सकता है और वो लंग्स को पंक्चर कर सकता है। इसलिए रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और पेशेंट अगर कॉपरेट करता है तो सिक्रीशंस बहुत इजीली लूज हो जाते हैं। जब एक फिजियोथेरेपिस्ट परकस करता है तो जो साइड एयरवेज में हमारे सिक्रीशंस होते हैं वो सिक्रीशंस हमारे सेंट्रल एयरवेज में आ जाते हैं। उस सेंट्रल एयरवेज से कफिंग करवा के या सक्शनिंग करवा के पेशेंट के सिक्रीशंस को बाहर किए जा सकते हैं। ये एक स्पूटम क्लियरेंस टेक्निक होती है। अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। सर्जिकल ट्रीटमेंट तभी यूज होता है अगर कंजर्वेटिव और मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया। लेकिन अगर कई बार कोई भी सर्जरी होती है उसमें हमेशा ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, यानी ओपन सर्जरी होगी और इंटरनली फिक्सेट करना पड़ता है रिब्स को। अगर सीवियर रिब फ्रैक्चर है तो, या कोई इंजरी है या 3 से ज्यादा रिब फ्रैक्चर है जिसे हम फ्लैल चेस्ट कहते हैं, ऐसे केसेस में भी ओरिफ यानी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ सकता है। बट सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन तभी यूज करना चाहिए अगर हमारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो चुके और सर्जिकल स्टेबलाइजेशन की जरूरत है।
जब भी कभी पेशेंट को ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में रेस्पिरेटरी फंक्शंस कई बार कम होते और उन्हें उन पेशेंट्स को आईसीयू में रहना पड़ता है। लेकिन जो आईसीयू का जो स्टे होता है वो उनका शॉर्टर पीरियड का होता है और क्विकर रिकवरी भी होती है। आईसीयू मैनेजमेंट में पेशेंट को कफ क्लियरेंस या स्पूटम क्लियरेंस या सिक्रीशन क्लियरेंस के लिए रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी वापस से नीड होती, यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद रेस्पिरेटरी यानी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट की जल्दी रिकवरी होने। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की हम जब बात करते हैं तो हमने पहले बात किया जिसमें हम रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी के बारे में बात किया, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट साइड एयरवेज के सिक्रेशंस को लूज करवाता है और उन्हें सेंट्रल एयरवेज में लेके आता है। फिर पेशेंट को एफईटी यानी फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक या कफिंग या सक्शनिंग के थ्रू उस सिक्रेशन को बाहर किया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम चेस्ट पीटी यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। इसी चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक पार्ट होता है स्पायरोमेट्री, जिससे लंग कैपेसिटीज इंक्रीज की जा सकती है। स्पायरोमेट्री जब भी हम करवाते हैं तो पेशेंट को स्पायरोमीटर डिवाइस लेना पड़ता है। उस स्पायरोमीटर डिवाइस को सामने पकड़ना है और उस स्पायरोमीटर में 3 ट्यूब होती है जिसमें अलग अलग कलर की बॉल होती है। डिपेंड करता है कि स्पायरोमीटर कैसा है। उस स्पायरोमीटर में किसी किसी में ब्लू ग्रीन और रेड बॉल होती है, किसी किसी में ब्लू ग्रीन एंड येलो बॉल होती है। ऐसे स्पायरोमीटर को उसमें एक ट्यूब लगी होती है, इसका हम पिक्चर अभी आगे देखेंगे। एक ट्यूब होती है जिसे मुंह के अंदर रखना पड़ता है और अपने लिप्स को टाइट करना है। उसके बाद हमें एक बार एयर इनहेल करना है। जब हम इनहेल करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पायरोमीटर में जो बॉल्स है वो ऊपर की तरफ उठ रही। जब बॉल ऊपर की तरफ उठ रही है और हमारे तीनों बॉल्स ऊपर जा रही है तो टॉप पोजीशन में हमें उस उन बॉल्स को होल्ड करना है, यानी हमें कुछ सेकंड के लिए अपने ब्रीथ को होल्ड करना है। फिर हमें रिलैक्स हो जाना है। सेम यही प्रोसेस हमें एक्सपीरेशन में भी करना है, यानी ब्लो आउट में भी यही हमें करना है। लेकिन ये इस मेथड को यूज करने से पहले पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए और स्पायरोमीटर एक ही लेवल में रखना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बॉडी को ओवर एक्सर्ट करके ब्रीथ नहीं करना चाहिए, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न अपनाना चाहिए। जैसा मैंने बात किया कि हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, और जब ऊपर की तरफ हमारे पास बॉल आ जाती है तो हमें कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। हमारे स्पायरोमीटर में कुछ रीडिंग्स मेंशन होती है जिसमें हम देखेंगे 600 सीसी, 900 सीसी एंड 1200 सीसी। ये रीडिंग्स इंडिकेट करती हैं हमारी लंग कैपेसिटीज को कि हमारी लंग कैपेसिटी कितनी। जैसे जैसे पहले अगर 600 सीसी वाली बॉल उठ रही है और स्पायरोमीटर बार बार रिपीट किया गया है तो फिर हम 900 सीसी में प्रोग्रेस कर जाते हैं और उसके बाद फिर हम 1200 सीसी यानी कि तीनों बॉल ऊपर उठने लगती है। जब तीनों बॉल ऊपर उठने लगती है और पेशेंट पूरा होल्ड भी कर पा रहा है 2 से 5 सेकेंड का, उसके बाद रिलैक्स हो रहा है, सेम एक्सपीरेशन में कर रहा है कि पेशेंट एक्सपायर कर रहा है और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट की लंग कैपेसिटीज ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है।
ये होता है पिक्चर एक स्पाइरोमीटर का, जिसे पेशेंट को अपने माउथ के लेवल में पकड़ना होता है। कंफर्टेबली सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट इसे कर सकता है। उसके बाद माउथ पीस से एयर ब्लो या इनहेल करना होता है और बॉल्स को ऊपर उठाना है। अगर कोई पेशेंट स्पाइरोमीटर नहीं भी कर पा रहा है तो उसे पेपर ब्लोइंग एक्टिविटीज भी करवाई जा सकती है। पेपर ब्लोइंग एक्टिविटी में पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा पेशेंट को अपने होठों के पास में पकड़ना होता है। उसको पकड़ने के बाद पेपर को ब्लो करना होता है और इससे पेशेंट के एक्सपीरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं स्पाइरोमेट्री में। तो जब हम स्पाइरोमेट्री में आ जाते हैं तो हमारे रीडिंग्स, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, ऑल्दो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन 600, 900 और 1200 सीसी लिखा होता है। जैसे जैसे पेशेंट के लंग कैपेसिटीज बढ़ती जाती है तो पेशेंट की ब्रीथ होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है और बॉल्स ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस स्पाइरोमेट्री को दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो रिपीट करना ही चाहिए। फिर आते हैं हम क्रायोथेरेपी या हीट में। क्रायोथेरेपी यानी आइसिंग में हमेशा ये पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि कभी आइसिंग बेयर बॉडी नहीं करनी या हीट बेयर बॉडी नहीं करनी। एक कोई कपड़ा मटेरियल वहां प्रेजेंट होना चाहिए। कोई ब्लैंकेट हो सकता है, बेडशीट हो सकती है या नॉर्मल कपड़ा हो सकता है। उस कपड़े के ऊपर से ही आइसिंग या हीट थेरेपी करनी और 15 से 20 मिनट से ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं करनी। इस साइकिल को फास्टर हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें एटलीस्ट 60 मिनट्स तक रिपीट करना, हर 60 मिनट्स में रिपीट करना। जब हम इसे हर 60 मिनट्स में रिपीट करेंगे तो हमारे हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है और वहाँ के सराउंडिंग मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं, जिसके कारण ब्रीदिंग भी हमारी नॉर्मल फील होने लगती है। फिर आती है हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ हमारे रिब्स को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर हमें स्लोली अपने नोज से, अपने नाक से इनहेल करना। इनहेल जब हम कर रहे हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि हमारे रिब्स हमारे हाथों को पुश कर रहे हैं। जो हाथ हमारे रिब्स के ऊपर प्लेस्ड है उसमें रिब्स का प्रेशर हो रहा फील होना चाहिए जब हम इनहेल कर रहे हैं। फिर हमें ओपन माउथ से एयर को एक्सेल कर देना है और पूरा एक्सेल करना है। फिर उसके बाद हमें कुछ सेकंड के लिए ब्रीथ को होल्ड रखना है, ना इंस्पायर करना है ना एक्सपायर करना है। सपोज 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ब्रीदिंग को होल्ड किया गया, उसके बाद इस प्रोसेस को वापस रिपीट करना है, जिसमें पेशेंट अपने रिब्स में हाथ रखेगा और अपने नेजल से इनहेल करेगा और फिर माउथ से एक्सेल करेगा। ये हेल्प करता है हमारे लंग्स को फुल्ली इन्फ्लेट होने में, यानी फुल्ली ओपन होने में। इस पिक्चर में यही हम देख सकते हैं कि इनहेलेशन में हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, जिससे हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं। और जब एक्सेलेशन हम करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल होता है, उसमें हमारे डायफ्राम ऊपर की तरफ आते हैं, इससे हमारे जो लंग्स है वो रिलैक्स होने लगते हैं, नैरो होने लगते हैं और हमारे इंस्पिरेशन में हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। इस डायफ्रामेटिक मूवमेंट से हमारे लंग्स को भी सपोर्ट मिलता है और इनहेलेशन के समय, जैसा हम जानते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक होता है और एक्सहेलेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट किया जाता है।
फिर जैसा हमने एयरवे क्लियरेंस टेक्निक यानी कि हमारे सिक्रीशंस को बाहर करते समय उसके बारे में हमने जब बात किया था, तो हमने बात किया था कफिंग के बारे में। कफिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे पेशेंट अपने सेंट्रल एयरवेज में आया हुआ कफ या स्पूटम बाहर कर सकता है, अगर पेशेंट कंडीशन सही है तो। लेकिन अगर कोई पेशेंट रिब फ्रैक्चर का है तो उसे ये ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन में उसे कफ करना है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और आगे की तरफ लीन होना है और अपने फिट को फ्लोर के एकदम पैरेलल रखना है, फ्लोर में रखना है। उसके बाद पेशेंट को अपने फ्रैक्चर एरिया को हैंड या टॉवल से सपोर्ट कर लेना है, सो दैट कफ करते समय एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े रिब्स पे। जिस पर्टिकुलर एरिया में फ्रैक्चर है वहां हमें अपने हैंड्स और टॉवल से उस एरिया को सपोर्ट करना है और फिर डीप ब्रीथ ले करके कफ आउट करना है। यानी हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए, हमने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, फ्लैट है, फिर हमने उस रिब को सपोर्ट किया, फिर हमने अंदर सांस खींची और फिर हमने कफ किया यानी खांसी की। इस साइकिल को जब बार बार रिपीट किया जाता है, 2-3 बार रिपीट किया जाता है, तो ये फैसिलिटेट करता है लंग्स के स्पूटम क्लियरेंस को। देखिए, ये है पोजीशन हमारे कफिंग टेक्निक की, जिसमें सबसे पहले पेशेंट एक कंफर्टेबल चेयर में बैठ गया, उसके फीट प्रॉपर एकदम ग्राउंड में है, फिर उसने अपने हाथों से अपने रिब्स को सपोर्ट किया और उसी के साथ साथ पेशेंट ने अंदर सांस खींची, इनहेल किया। अंदर सांस खींचने के बाद आगे को लीन होते हुए पेशेंट ने जोर से एक्सपिरेशन किया या कफ किया। इस कफ इस प्रोसेस को जब 2-3 बार रिपीट किया जाता है तो वो हमारे स्पूटम क्लियरेंस टेक्निक का पार्ट होता है और हमारे एयरवेज क्लियर होते हैं। जितने ही हमारे एयरवेज क्लियर होते हैं, ब्रीदिंग हमारी यानी रेस्पिरेशन उतने ही अच्छे होते हैं और व्हीजिंग साउंड यानी कि इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के समय जो विसिल बजने की साउंड आती है वो वहां फील नहीं होती। अब बात करते हैं पोस्चर के बारे में। हमेशा जब भी हम को कोई रिफ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है या उसे प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हमें अपने पोस्चर का सही ध्यान रखना चाहिए। अच्छे पोस्चर में हमेशा ब्रीदिंग बहुत ही एफिशिएंटली होती है और अगर हमें फ्रैक्चर को सही जगह से हील करना है तो एनाटॉमिकल करेक्ट पोजीशन में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज फ्रैक्चर हील तो हो सकता है बट वो गलत जगह से हील हो सकता है। अगर हमारा एनाटॉमिकल पोस्चर हम देखें तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारे ईयर, शोल्डर और हिप एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी वो अलाइंड होने चाहिए। जब हम करेक्ट पोस्चर में आने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय तक हमें डिस्कम्फर्ट होता है, हमें पेन होता है, लेकिन अगर उस पेन या डिस्कम्फर्ट को कुछ दिनों तक बियर कर लिया जाए तो पोस्चर हमारा करेक्ट हो जाता है और हमें बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन से बचा जा सकता है। साथ ही हमारा जो रेस्पिरेशन है वो भी अच्छा हो सकता है। ये देखिए, ये है एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट पोस्चर। इनकरेक्ट पोस्चर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो है कि सोरनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, आर्म्स में हमारे नंबनेस आ सकती है, डाइजेशन हमारा पुअर हो सकता है, मूड हमारा निगेटिव रह सकता है, हमें सेल्फ एस्टीम यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा लो हो सकता है। उसी के साथ हमारी जो सर्कुलेशन है वो भी पुअर हो सकते हैं। बट
जब हम करेक्ट पोस्चर की बात करते हैं तो वहाँ कई बेनिफिट होते हैं। पेन नहीं होता, मोबिलिटी ज़्यादा मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छी होती है, पॉजिटिव ब्रीदिंग अच्छी रहती है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा होता है, हायर एनर्जेटिक रहते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन और फोकस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है और खुद को ये फील होता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। इसलिए पोस्चर करेक्शन या एर्गोनॉमिक्स, सही एर्गोनॉमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना ही सिर्फ रिप फ्रैक्चर के केस में बल्कि हर जगह हमें अपने पोस्चर का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया रिप फ्रैक्चर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।